ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में यूजुअली लोगों को पता नहीं रहता है, तो हम उनको कवर करेंगे। मतलब काफ़ी बार क्या लोगों को लगता है कि शायद शेयर मार्केट इस तरह से चलता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि भैया जो शेयर मार्केट जिस तरह से दिखाया जाता है वैसे तो चलता ही नहीं है। और ये लास्ट पॉडकास्ट से तो लोगों को समझ में आ ही गया होगा, तो इस बार भी अपन वैल्यू ऐड करते हैं और क्या। बिल्कुल। तो लास्ट टाइम एक ग्रुप पे अपन ने थोड़ा सा टच किया था, जिसके ऊपर रिसेंटली एक बड़ी रिपोर्ट भी आई थी। तो हमारे जो डेली लाइव स्ट्रीम रहते हैं ना, उस पर बहुत सवाल आते हैं, तो उसको थोड़ा अपन डीप में अगर लेकर के जाएं, रिपोर्ट वाली चीज को स्पेशली कि क्या था उसका। तो क्योंकि उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंगली उनके शेयर जिस तरह से डंप हो गए और काफी लोगों का उसमें पैसा चला गया था। तो देखो नाम तो नहीं लेंगे लेकिन आपकी पब्लिक काफी स्मार्ट है, हाँ। तो कमेंट्स में गैस कर लेंगे हम, थोड़ा उसको नाम को थोड़ा मोल्ड कर देंगे, समझदार लोग समझ जाएंगे, कमेंट्स में बता देंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में समझाऊं ताकि लोगों को हाँ। जिसको नहीं भी पता होगा उसको पूरा केस एकदम समझ डीप में जाना है अपने को। ठीक है। तो एक डुंडुनबर्ग करके एक कंपनी थी समझ गए जो अच्छा दिखते कमेंट्स में, तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकालते हैं। ये जनवरी 2023 की बात है। जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट निकालते हैं और उसका टाइटल बड़ा खतरनाक होता है कि दुनिया का तीसरा सबसे धनी इंसान दुनिया का सबसे बड़ा कौन प्ले कर रहा है, मतलब सबसे बड़ा धोखा प्ले कर रहा है दुनिया का तीसरा रिचेस्ट इंसान उस समय पे, जो भी ये व्यक्ति थे। अब नहीं है तीसरे, तो उस अब समय तो टॉप 20 में भी नहीं अब आते। नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, डुंडुनबर्ग की कमाल है ये। टूटा हुआ साज। बिल्कुल। तो ये एक रिपोर्ट निकालते हैं इस हिसाब से। अब सबसे पहले ना ये समझने की जरूरी है कि इस रिपोर्ट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया, क्योंकि एक ये जो रिपोर्ट निकाली थी डुंडुनबर्ग ने, तो ये डुंडुनबर्ग जो चलाते हैं, तो इसमें दो बंदे थे। उनमें से एक बंदा था मार्क, ठीक है, मार्कोपोलिस बोलते हैं उसको, हैरी मार्कोपोलिस नाम का एक बंदा था। अब आप लोग सोच रहे होगे इस बंदे में ऐसा खास क्या है, इसको इतना ज्यादा वेट क्यों दिया जा रहा था। बिकॉज शेयर मार्केट के इतिहास के सबसे बड़ा स्कैम जो आज तक हुआ है, जिसमें लोगों ने 6 लाख करोड़ गंवाए थे, इस अकेले बंदे ने सबसे पहले एक्सपोज किया था। और इस चक्कर में डुंडुनबर्ग रिपोर्ट को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता था। क्रेडिबिलिटी एक मैडॉफ करके था, आगे चाहिए तो अपन बात कर लेंगे, तो वो उनने किया था, तो एक क्रेडिबिलिटी बन गई। तो कहीं ना कहीं वेट था और इन्होंने अपने क्रेडेंशियल्स और बढ़ाए थे। जैसे यूएस में एक निकोला नाम की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनी थी, तो इन लोगों ने जब रिपोर्ट निकाली थी, रिपोर्ट के जस्ट कुछ हफ्तों बाद 75% ये स्टॉक गिर गया। 75% स्टॉक गिर गया, खत्म ही हो गया। इनके जितने भी रिपोर्ट निकालते हैं, ऑलमोस्ट 80% केसेस में जैसे ये रिपोर्ट निकालते हैं, ऑलमोस्ट मैक्सिमम शेयर अपने हाई लेवल से 70-80% तो गिरते ही हैं। साथ में उन पे कोई ना कोई जो एजेंसीज होती हैं वो इन्वेस्टिगेशन चला देती हैं, और जिसमें ये कल्प्रिट निकलते ही निकलते हैं, मतलब फ्रॉड निकलता ही, कुछ ना कुछ तो उसमें घोटाला निकलता है। निकोला में भी निकला था, इसके अलावा इनकी बहुत बड़ी एक लिस्ट है जिसमें सब में निकलते हैं। तो इनका काम ही स्कैम ढूंढना है बेसिकली। एग्जैक्टली, बट इसको कहना, इसमें इनका मोटिव रहता है। देखो वो तो पब्लिक को बताने के लिए बोलते हैं कि भाई ये पोजीशन है। इनकी ना 5 लोगों की टीम है। सोचो 5 लोगों की टीम दुनिया के तीसरे रिचेस्ट इंसान को 20वें 30वें पे लेके आ जाते हैं, 5 लोगों की टीम। अब इनका मोडस ऑपरेंडी समझिए, लोग चलते कैसे हैं। तो ये इनका मेन काम रिपोर्ट निकालना नहीं है, रिपोर्ट निकालना रिपोर्टर्स का काम होता है, पैसा एट द एंड कमाना है। देखो सिंपल सी बात है, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में सबको पैसे कमाना है। तो इनका सिंपल सा क्या रहता है, कुछ हेज फंड्स होते हैं, मतलब जिनके पास अंधा पैसा होता है। अंधा पैसा मतलब ये लोग 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ इस तरह के लोगों की बात कर रहे हैं। तेल का कुआं होता है, तेल का कुआं, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये इनके पास इतना पैसा रहता है, तो ये लोग बोलते हैं कि बॉस तुम हमारे लिए रिपोर्ट बनाओ, तुम लोग ढूंढो पूरी दुनिया में, ऐसा लिमिट नहीं है कि यूएस में ढूंढना है, तुम पूरे ग्लोब में ढूंढ के बताओ कि भैया कहां पर कौन से कंपनी में घोटाला चल रहा है। उनको काम पे लगाते हैं। ये लोग अपना पूरा रिसर्च करते हैं, और इनके रिसर्च ऐसी नहीं रहती जैसे ब्रोकरेज हाउसेस 2-3 महीने की रिसर्च करते हैं अपने बंदों को बिठा के, इनके 2-2 3-3 साल तक चलती है। अच्छा, प्रॉपर, मतलब हर तरीके से मतलब इनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी तेज होती है। आप सोचो अगर कोई बंदा 2 लाख 5 लाख करोड़ की चीजें निकाल रहा है, तो ये लोग फॉर एग्जांपल केमन आइलैंड्स हम सबको पता है, जिनको नहीं पता है दुनिया के सबसे ज्यादा ब्लैक मनी के काम वहीं पर होते हैं, केमन आइलैंड्स में। जो राउटिंग भी होती है, हमारे देश के आधे से ज्यादा स्टॉक्स जो ऑपरेट होते हैं, जो बाहर से पैसा था, वो शेल कंपनीज केमन आइलैंड्स में होती है। तो जब ये डुंडुनबर्ग वालों को इनका रिपोर्ट निकालना था, तो उन्होंने उधर के सर्वर पे जाके 2 साल का पूरा डेटा डाउनलोड किया था। और ये बात 2020 में वहां के एक बंदे ने बोली भी थी, लेकिन उनको ये नहीं पता था किस कंपनी की खोज के लिए कर रहे हैं। 2-3 साल बाद पता लगा, अच्छा इस कंपनी के लिए पूरा सर्वर डाउनलोड किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से आप समझो पूरे इंटरनेट को डाउनलोड किया जा रहा था एक कंपनी के चक्कर में, कि केमन आइलैंड में कौन सी कंपनी कब बनी, कौन सी शेल कंपनी बनी, एक ही कंपनी के लिए सारी की जा रही है। तो ये इतनी डेप्थ में रिसर्च करते हैं। ये डेटा पब्लिकली होता है या वो भी नहीं, ये निकलवाया जाता है। अभी फॉर एग्जांपल कोई बड़ी एजेंसी है, उसको थोड़ा बहुत
कुछ किया इतना बड़ा काम कर रहे तो थोड़ा सा ऑब्वियसली हल्का पुल्का मतलब ये चीज ऐसी नहीं है कि जो मैं और आप एक्सेस करते हम नहीं कर सकते। ये ऐसी ऐसी लेवल की चीज है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप एक तरीके से सोचो, मतलब इंडिया के कंटेक्स्ट में बोले तो ये 5 लोग ऐसे एक्सेस करते हैं डेटा, जैसे इंडिया में अगर बैठे तो उनके पास सारे इंडिया के जो 140 करोड़ लोगों के आधार कार्ड के डिटेल आ गए, इस तरह के उस लेवल के। तो ये 2 जन जो लीड करते हैं, मार्को पॉलिस हो गया और उसका जो दोस्त हो गया, ये दोनों और जो इनके 5 लोगों की टीम है, ये लोग डेटा निकालते हैं और ये डेटा पूरा रिसर्च करके, अब ये लोग पब्लिक पहले नहीं करते, लोगों को लगता है ये पब्लिक करते हैं फिर मार्केट में गिरता है, ये पहले वो हेज फंड्स को देते हैं। ओके पोजीशन बनाने के लिए। अब ये हेज फंड सारे शॉर्ट सेलिंग हेज फंड्स होते हैं। शॉर्ट सेलिंग मतलब पहले बेचेंगे फिर निकालेंगे। अब ऑब्वियसली बात है, बेचना कैश में पॉसिबल नहीं है, डेरिवेटिव फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी बेचेंगे, ठोक के कमाएंगे। तो ये लोग पहले 1-1.5 महीने तक अपने शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। वो जब पोजीशन, अब ये शॉर्ट पोजीशन अलग अलग एसेट क्लास में बन सकते हैं, कोई फ्यूचर ऑप्शन में करेगा, कोई स्वैप्स में करेगा। जैसे यहाँ के केस में, बिकॉज इंडिया में वो पॉसिबल नहीं था, तो बॉन्ड्स के थ्रू, क्योंकि इनके बॉन्ड्स काफी लिस्टेड थे, ये डुंडुनबर्ग ने जिनका रिपोर्ट निकाला हमारे देश के अरबपति का, तो उनके बॉन्ड्स पे इन लोगों ने बनाना शुरू किया था। ये जैसे ही बनाएंगे, पोजीशन बन गई 1.5 महीना, फिर ये अपना रिपोर्ट निकालेंगे कि बॉस एक कंप्लीट रिपोर्ट निकाली जाएगी धड़ 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 करके कि इसमें ये घोटाला, इसमें ये घोटाला, ये सारे एलिगेशन है। अब यहाँ पे सेंटिमेंट खराब होता है, सेंटिमेंट खराब होता है, उनके शॉर्ट सेलिंग तो बने हुए हैं, दूसरों के बने। अब जो डेटा पड़ेगा उसको भी दिख रहा है कि यहाँ तो शॉर्ट्स बन रहे हैं, वो सेल करेगा। जो वॉल्यूम पड़ेगा, अब उसको वॉल्यूम दिख रहा है, वो शॉर्ट सेल करेगा। जो इंस्टीट्यूशन है जिसको डर लगेगा, वो शॉर्ट सेल करेगा। एक साइकिल चल जाता है, साइकिल है। और लास्ट में रिटेल होता है, जिनके पास शेयर पड़े वो अपने निकालेंगे, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो जाती है। तो इस चक्कर में ये डुंडुनबर्ग का रिपोर्ट जो इधर आया, तो टॉप से अगर आप देखोगे 80% डिक्लाइन हो गए। और उस समय पे कुछ शेयर जो फ्लैगशिप कंपनी थी, क्योंकि उसमें कुछ इंस्टीट्यूशन स्टेक भी है, वो हल्के पुल्के रिकवर हो गए। लेकिन आज के समय पे भी उनकी जो मैक्सिमम कंपनी जिसमें रिटेल का इंटरेस्ट है, वो अभी 80% नीचे, अगर आप जाके नोटिस करोगे अपने पीक लेवल से, हिल भी नहीं रहे, वो अटक गए। अब इसके पीछे भी बहुत बड़ा ये चीज है। देखो क्या है कि जो फ्लैगशिप कंपनी है, वहां पर इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड्स है, कुछ डीआईए, कैश रिच कंपनीज है, एसेट्स है, एक्चुअल बिजनेस है। बाकियों में एक्चुअली में बिजनेस था नहीं। तो ये जब रिपोर्ट निकाले गए, तो रिपोर्ट में कुछ 6-7 एलिगेशंस मेजर लगे गए। अब इसको समझना जरूरी है, क्या ये एलिगेशन सही है कि नहीं है। जैसे एक एलिगेशन लगा था कि एक केपी नाम का कोई ऑपरेटर है, नाम नहीं लेंगे, कमेंट्स में पहचान ही जाओगे, अब देखते हैं। तो केपी नाम का एक ऑपरेटर है जिन्होंने 2020 के कोविड में हेल्प करा है इनके शेयर्स को रिक करके ऊपर ले जाने के लिए, ऐसा एलिगेशन लगा। तो अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो कुछ भी फर्जी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो, क्योंकि उन्होंने कुछ तो एग्जैजरेट करे थे रिपोर्ट में। क्या होता है कि आप 10 चीजों में से 8 चीज सही हो तो 2 अपने भी लगा देते हो, तो किसी को इंटरेस्ट होगा तो मसाला तो बिल्कुल, अब यार शॉर्ट है, पैसा बनना है, कमीशन बनना है इनका। तो क्या ये चीज सच हो सकती है? हो सकता है सच है। क्यों? क्योंकि 1999 में हमारे रेगुलेटर ने इसी कंपनी को, जो जिस पे डुंडुनबर्ग ने रिपोर्ट निकाला था, उस पे एलिगेशन लगाया था कि केपी नाम के ऑपरेटर ने तुम्हारे स्टॉक्स को ऑपरेट किया हुआ, और उस पे पेनल्टी भी लगी थी। काफी ज्यादा पावर थी, बिल्कुल काफी ज्यादा पावरफुल काम था। तो यार जरूरी नहीं है कि भाई 1999 में अगर हैंड एंड ग्लव रिलेशन था, तो हो सकता है 15-20 साल बाद भी किया हो, हमको नहीं पता, बट हो सकता है किया हो। रिश्ता अभी तक चला आ रहा है, रिश्ता, और ये रिश्ता क्या कहलाता हमको नहीं पता। तो ये हो सकता है सही है। फिर एक और लगा था जो कि मसाले के लिए था। उन लोगों ने कंपेयर किया कि भैया अगर इसी पी की एक कंपनी देखते हैं तो उसके प्रॉफिट अलग है, उनकी सारी चीजें अलग हैं, लेकिन कंपैरिजन किया गया था हमारे देश की एक अच्छी एनबीएफसी कंपनी बजाज फाइनेंस के साथ। हाँ, टेक्निकली आप देखो कि इनकी एक कंपनी है जो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वाले को कंपेयर किया था, आप उसको एक एनबीएफसी के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? तो ये तो बस मसाला, थोड़ा मिर्च मसाला डाल दो, थोड़ा सा न्यूज क्रिएट करने के लिए, न्यूज क्रिएट करने के लिए, हाइप करने, भैया शॉर्ट बनाया है, पैसा बनाना है, तो उसके लिए तो वो मेरे को टेक्निकली इतना ज्यादा दम नहीं लगा उस चीज पे। फिर एक चीज थी, क्योंकि इनके कुछ चीजों में सही में सॉलिड दम था। तो हमारे देश में एक रूल रहता है कि जब भी आपकी कंपनी आईपीओ निकाल के मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में आ जाती है, तो प्रमोटर 75% से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, निकालना है। इनके केस में 75% तो प्रमोटर के पास है, और बाकी 25% भी जो है वो केमन आइलैंड्स और मॉरिशस, पता नहीं उधर क्या रहता है, तो भाई भतीजा मेन भाई है। बीचेस सुंदर है, बिल्कुल सुंदर, हाँ सुंदर बीचेस है, सुंदर काफी चीजें हैं। तो वहां पे इन्हीं के कंपनी के, तो एक तरीके से आप देखो तो टेक्निकली ना 95% कंट्रोलिंग पावर इन्हीं के पास है, ऑफिशियली 75% और बाकी है। तो ये सवाल तो उठता है कि भैया कैसे अलाउ किया जा रहा है इनको, पर अभी भी अलाउड है, क्योंकि कहते हैं इनके दोस्त अच्छे हैं, है ना? अच्छा, हाँ, मित्र अच्छे हैं, पता नहीं कौन है, बट अच्छे उस पे नहीं बात करेंगे ना भैया, हमें पता भी नहीं, हमें नहीं पता कौन मित्र, पता चला उड़ गए अब तीनों।
तो ये चीज हो गई। तो इसमें हो सकता है, इसमें भी एक वैलिड पॉइंट था। और एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी थी, और ये मैंने तो पहले से ही नोटिस करी थी, कि इस कंपनी का अगर आप देखोगे, देखो किसी भी कंपनी को आप जब बाय करने जाते हो तो आप उसमें देखते हो कि इंस्टीट्यूशन का कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्टिंगली इसमें कोई मेजर एफआईआई है ही नहीं। अच्छा, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट इंसान और उसमें कोई एफआईआई का इंटरेस्ट नहीं है, इसका मतलब कुछ तो कुछ राड़ा है। सिंपल सी बात है। सिर्फ एक एफआईआई है और वो भी मॉरिशस में सेट है। और मॉरिशस में तो कैसी कंपनी सेट होती है वो समझदारों को पता ही है। तो ये कुछ एलिगेशन लगने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि गिर रहा है। अब यहां पर एक चीज होती है जिसमें हमारे देश के प्रमोटर्स बहुत अच्छा पीआर खेलते हैं। हाँ, एक इंटरव्यू दिया जाता है जिसमें अचानक से सूट बूट वाला इंसान, गांधी शर्ट और थोड़ा इस हिसाब से, और पीछे भारत का झंडा, और कहा जाता है कि हमारे देश पे अटैक किया जा रहा है। सबसे पहली बात है, हमारा देश केवल एक इंसान नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही। एक इंसान एक कंपनी नहीं हो एक इंसान एक कंपनी कैन नॉट बी द एंटायर नेशन। सिंपल सी बात है। बट चलो ठीक है, भावनाओं में बोल दिया होगा उनने, इस हिसाब से बोला जाता है और इसको बहुत बवाल मचाया जाता है। लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका रहता है, क्योंकि पी का वैल्यूएशन जो आप लोग शायद अपने चैनल में समझाते होगे लोगों का वैल्यूएशन और ये सारी चीजें, तो ये ऑलरेडी काफी ज्यादा थी, वो जस्टिफाइबल नहीं था। तो वहां पर ये चीज हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आज तक क्यों प्रॉब्लम चल रही है। ये तो ये जनवरी 2023 की बात थी, अभी तक क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके बाद ठीक 2-3 महीने पहले और एक चीज आई जिसको डुंडुनबर्ग ने, हाँ, जिसको डुंडुनबर्ग 2.0 का नाम दिया गया। तो डुंडुनबर्ग 2.0 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। OCCRP नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा समझो 2005-6 के आसपास इसका एक्टिवेशन हुआ था। ये वो है जो पूरी दुनिया के करप्शन के बारे में प्रॉपर पब्लिकेशंस निकालती है और न्यूज देती है। तो ये OCCRP को जो फंड करता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग बंदा, वो है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस वो बंदा है जो एक दिन में $1 बिलियन 1992 में कमाया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड को इसने तोड़ दिया था। बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधिकारियों ने हाथ जोड़ दिया था कि भाई बंद कर और शॉर्ट करना, वरना हम खत्म हो जाएंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड उस समय की वन ऑफ द बिगेस्ट यूके की बैंक थी। एक बंदा पूरे बैंक को गिरा रहा है अपने शॉर्ट सेलिंग में। बैंक को घुटनों पे बैंक वालों ने हाथ जोड़ लिया, भैया बंद कर दे। और ये वही बंदा है जिसको माना जाता है, ये हम लोग तो स्टॉक्स वॉक्स की बात करते हैं, किसी ने स्टॉक्स को उजाड़ दिया, कंपनी को उजाड़ दिया, कंट्रीज उजाड़ता है। भट्ट को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, मलेशिया जाके इसने आतंक मचा दिया। आज भी भाई साहब 90% को चैन नहीं है। रिसेंटली जो श्रीलंका में भी हुआ था उसमें भी काफी उनका नाम था। इनफैक्ट इंडियन पॉलिटिक्स में इनका नाम आता है। अच्छा। माना जाता है इंडिया के एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को ये फंड करते रहते हैं इनडायरेक्टली। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी वो लोग कमेंट में गेस करेंगे, मुझे नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं, और ये उनके ना स्टेटमेंट से पता लगता है कि अर्थव्यवस्था को तो हिलाना तो चाहते हैं। जैसे कि आज से कुछ महीने पहले ये वहां पर एक स्टेटमेंट देते हैं। उनका ये मानना है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा कौन चला रहा है उसको पॉलिटिकल बहुत बड़ा सपोर्ट है और वो हमारे देश के सबसे बड़े लीडर का सपोर्ट है, ऐसा वो कह रहा है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था हिलाने पे लगा पड़ा है। तो वही बंदा OCCRP को सपोर्ट करता है और OCCRP एक फिर वापस रिपोर्ट लाती है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस समय पे ज्यादा डैमेज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोस्त अच्छे हैं। एक बार आप वार करो तब अनप्रिपेयर्ड रहता है बंदा, दूसरे बार वार के लिए वो प्रिपेयर्ड। मित्र तैयार होते हैं, मित्र सब तैयार है, सब आर्सेनल तैयार रहता है। तीसरी चीज है कि मार्केट की लिक्विडिटी इतना ज्यादा थी कि उसमें वो सारी चीजें बैलेंस आउट हो गई। तो क्या डुंडुनबर्ग से की बातें सही थी? तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, काफी 60% 70% सही थी, 40% उन्होंने मसाला लगाया। बेस चीजें सही थी, उसको थोड़ा एग्जैजरेट करा था। क्योंकि फॉर एग्जांपल उन्होंने ना 106 पेज का एक रिपोर्ट निकाला, सामने वाले प्रमोटर की कंपनी ने बदले में 400 पेज की रिपोर्ट का रिप्लाई दे दिया। लेकिन वो 400 पेज का रिप्लाई वाज मोर लाइक आप पेपर में डूबे रहो, उसमें कुछ इतना खास बहुत बड़ा सब्सटेंस नहीं था, क्लियरली आंसर्स नहीं दिए गए थे, वर्ड प्ले था। फॉर एग्जांपल आप बात बताओ, दुनिया का तीसरा रिचेस्ट आदमी, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन उसकी ऑडिटिंग ऐसी कंपनियां चला रही हैं जिनका टर्नओवर 1-2 करोड़ भी नहीं रहता था। आप इमेजिन करो, मतलब 50-50 हजार करोड़ की कंपनियां, और वो लोग ऑडिट कर रहे हैं जिनको ज्यादा लोग जानते नहीं है, फ्रेश सीए पास आउट। मतलब आप खुद सोचो, जैसे आप अगर कंपनी चलाओगे, अगर 50,000 करोड़ की कंपनी चलाओगे, तो आप कोशिश करोगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट बंदों को ऑडिटिंग दे, ताकि लोगों को ट्रस्ट हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ट्रस्ट की बात थी है ना। अगर मेरे को अंदर कुछ करना है तो वो कंपनियां तो नहीं करेंगी, वो तो बोल देंगे भी। क्योंकि हमारे देश का एक इतिहास है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे देश का एक सबसे बड़ा इतिहास है कि जिन कंपनीज को सबसे ज्यादा मीडिया हाउसेस प्रमोट करती हैं, जो सबसे ज्यादा मल्टी बैगर 2-3 साल में बनती हैं, वो अचानक से जब फटती हैं, और उनके अगर ऑडिटर्स की आप लिस्ट देखोगे तो वो दुनिया की स्ट्रेंजली टॉप 4 to 5 ऑडिटिंग फर्म्स निकलती हैं। अच्छा, ये सबसे शॉकिंग वाली चीज है।
और वो अचानक से रिजाइन करते हैं। और ये आप जाके देख लो, आप जेट बबल एयरवेज फटने से पहले या उसके आसपास रिजाइन। इसमें भी तो वही हुआ था। बिल्कुल, अभी मैं resignation इनको जैसे आपके ऑडियंस को देता हूँ, जेट एयरवेज के जाके आप ऑडिटर देखो, डीएचएफएल के जाके आप ऑडिटर देखो, यस बैंक के जाके आप ऑडिटर देखो, पहले वाले अभी वाले नहीं, आपको जाके कॉमन पैटर्न दिखेगा। बोले अरे यार ये तो सबसे, तो एक्चुअली में पब्लिक को जो सारी चीजें मीडिया हाउसेस बता रही हैं वो उनका कैरेट काट रही है, कैरेट काट रही है और कुछ नहीं। तो सी फॉर कैरेट होता है ना, बिल्कुल। तो और क्या होता है? बिल्कुल, तो ये वाली चीज है। तो यहां पर भी ये चीज हो रही थी, तो ये इस चक्कर में वो पूरे तरीके से गिरे। लेकिन इससे एक लेसन है, लेसन ये है कि जब भी कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमारे मार्केट में हर कोई मिलकर हाइप करे, जिसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रहता है, उससे बेटर है हम दूरी बनाएं। शॉर्ट टर्म में उधर पैसा बनेगा लेकिन बाद में नहीं बनेगा, क्योंकि सेम चीज आप पूरी हिस्ट्री में उठा के देख लें, ये चीज बहुत सारी कंपनीज के साथ हुई है। जो सबसे ज्यादा हाइप रहती है वो वहीं पे गिरती है। तो डुंडनबर्ग का ये पूरा इंपैक्ट था, जिसके चक्कर में ये पूरी कंपनी की वाट लग गई थी। तो सिंपल सा है, आप हमेशा देखो कि भैया प्लेजिंग कितनी हो रही है, आप ये देखो FIIDI का स्टेक कितना है, आप ये देखो कि भैया प्रमोटर क्या कर रहा है, आप ये देखो सही में वो वैल्यूएशन जस्टिफाइड है कि नहीं है। आप कर्जा देखो, 1.2 लाख करोड़ का कर्जा एक टाइम पे बात कर रहे थे सब लोग, मतलब गलती से अगर ये कर्जे पे डिफॉल्ट कर दे, खत्म है। अरे हमारा देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। इसी चक्कर में मैं अपने कुछ PSU बैंक्स में ही पैसा लगता हूँ क्योंकि मेरे को इतना भरोसा है कि भैया गवर्नमेंट उसको तो बचा लेगी और उसको भी नहीं बचा पाई, तो फिर तो पैसे का ही क्या फायदा है? बचेगा जब एक प्राइवेट सेक्टर बैंक को बचा लिया था 2-3 साल पहले, तो PSU को तो कुछ भी कर, आप खुद देख लो यार। हमारे देश के सबसे हैरानी वाली बात है, आप 1990 से देख लो, जितने भी घोटाले हुए हैं, जो टॉप 2-3 PSU बैंक्स होते हैं हमेशा नाम आता है, उन्हीं में आता है। लेकिन वो हमेशा बचा तो लेती है गवर्नमेंट। तो मेरे को बस ये है कि भैया जीवन की आमदनी एटलीस्ट वहां से तो बचे रहे। नोट छापने की मशीन है ना। एग्जैक्टली तो ये पूरा किस्सा था और ये लेसन्स थे। अभी एक बड़े आदमी का नाम निकला, हालांकि हर्षद मेहता के बारे में बात होती रहती है पर इनके बारे में बात होती नहीं है। अब हर्षद मेहता जी तो गुजर गए, पर ये अभी भी मार्केट में ऑपरेट करते हैं या एक्टिव है ऐसा कहा जाता है। केपी, नाम नहीं लेंगे पूरा। हाँ, केपी। हाँ ठीक है। तो उनके बारे में मैं थोड़ा सा डीप में जानना चाहूंगा कि क्या काम करते हैं वो, किस तरह से काम करते हैं और देश को कितना सशक्त बनाने का काम करते हैं।